वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर मूवी की। इस मूवी में एक ऐसे इंसान की कहानी बताई गई है जो अपनी कमजोरियों पर काबू पाकर एक पावरफुल हीरो बना। ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, जब जर्मनी में हिटलर की हुकूमत थी। सन 1934 में यूहान श्मिट नामी जर्मन साइंटिस्ट हिटलर से मिला। हिटलर ने श्मिट को अपने साथ शामिल कर लिया ताकि वो उसकी मदद से अपनी फौज के लिए वेपन्स बना सके। हिटलर की पार्टी में रहकर श्मिट ने हाइड्रा नामी एक कंपनी शुरू की। हाइड्रा का काम था कि वो जर्मन मिलिट्री के लिए एडवांस वेपन्स बनाए। यूहान श्मिट का साइंस और टेक्नोलॉजी के अलावा मैथोलॉजी और मैजिक में भी इंटरेस्ट था। उसका मानना था कि इस दुनिया में कुछ ऐसी पावर्स मौजूद है जिसका इस्तेमाल गॉड ने भी किया था, और अगर वो इन पावर्स को हासिल कर ले तो वो आसानी से ये जंग जीत सकते हैं। लेकिन श्मिट जानता था कि ऐसी पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ पावरफुल लोग ही कर सकते हैं, इसलिए वो खुद को पावरफुल बनाना चाहता था। सन 1940 में यूहान श्मिट ने इब्राहिम रेस्किन नामी साइंटिस्ट को किडनैप कर लिया। डॉक्टर रेस्किन, जो कि जर्मनी का ही एक साइंटिस्ट था, उसने एक ऐसा सीरम बनाया था जो कि इंसान को फिजिकली और मेंटली बहुत पावरफुल बना सकता था। हालांकि वो सीरम अभी परफेक्ट नहीं बन पाया था, लेकिन श्मिट ने वो सीरम रेस्किन से छीन लिया और ये सीरम अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया। इससे वो ताकतवर तो बन गया, लेकिन इसके साइड इफेक्ट से उसका चेहरा बहुत खौफनाक हो गया और इस वजह से उसको एक नया नाम मिला, रेड स्कल। अपने इस खौफनाक चेहरे को छुपाने के लिए स्मिथ ने अपने असली चेहरे के जैसा ही एक मास्क लगाना शुरू कर दिया। फिर स्मिथ ने नॉर्स मैथोलॉजी की स्टडी शुरू की, जिससे उसे टेसरिक क्यूब के बारे में पता चला। टेसरिक क्यूब जो कि एक पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन है। स्मिथ ने उसकी बहुत तलाश की और सन 1942 में वो इसे मिल ही गया। सन 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 बहुत जोरों से चल रही थी। न्यूयॉर्क शहर में एक स्टीव रोजर नामी लड़का मिलिट्री में भर्ती होना चाहता था। स्टीव रोजर एक बहुत बड़ा पेट्रियोटिक इंसान था, लेकिन वो फिजिकली और मेंटली बहुत बीमार था, इसलिए मिलिट्री ने उसे अनफिट कर दिया था। लेकिन स्टीव किसी भी हाल में अपनी कंट्री के लिए लड़ना चाहता था, इसलिए उसने कई बार मिलिट्री के लिए टेस्ट दिया। ऐसे एक बार वो अपने दोस्त से इस बारे में बात कर रहा था, तब डॉक्टर रेस्किन ने स्टीव की सारी बातें सुन ली। अब्राहम रेस्किन, जो कि अब यूएस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था, उसने स्टीव की पेट्रियोटिज्म देखकर उसे मिलिट्री के लिए पास कर दिया। डॉक्टर रेस्किन का वो सीरम जिससे यूएस श्मिट को पावर्स मिली थी, अब वो परफेक्ट बन चुका था। इस सीरम को टेस्ट करने के लिए डॉक्टर रेस्किन को एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो इन पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करे। स्टीव रोजर की अच्छाई, उसकी मेहनत और उसकी हिम्मत को देखकर डॉक्टर रेस्किन ने वो सीरम उसे देने का फैसला कर लिया। जबकि दूसरी तरफ रेड स्कल ने आनियम जोला नामी साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक ऐसी मशीन तैयार की जो कि टेसरिक क्यूब की एनर्जी को स्टोर कर सकती थी। उन्होंने इस एनर्जी की मदद से कई खतरनाक वेपन्स बना लिए और अब श्मिट ने अपनी कंपनी हाइड्रा को हिटलर से अलग कर लिया था और उसने हिटलर से बगावत शुरू कर दी। वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता था। और जब रेड स्कल को पता लगा कि डॉक्टर रेस्किन न्यूयॉर्क में है, यूएस गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है और वो वहाँ के सोल्जर्स को सुपर सोल्जर सीरम दे रहा है, तो रेड स्कल ने डॉक्टर रेस्किन को मारने के लिए एक आदमी वहाँ भेजा। इधर डॉक्टर रेस्किन ने हॉवर्ड स्टार्क, जो कि आयरन मैन के फादर थे, उसके साथ मिलकर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। और जब स्टीव के बॉडी में वो सीरम और बीटा रेडिएशंस डाले गए तो वो बिल्कुल बदल गया और अब उसकी सारी बीमारियां खत्म हो गईं और वो बहुत पावरफुल बन गया। ये प्रोसेस खत्म होते ही हाइड्रा के आदमी ने डॉक्टर रेस्किन को मार डाला और वो सीरम की आखिरी बोतल लेकर भाग गया। स्टीव ने अपनी नई ताकत की बदौलत उस आदमी को पकड़ तो लिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के डर से उसने सुसाइड कर ली और वो आखिरी सीरम की बोतल गिरकर टूट गई और सीरम जाया हो गया। अब स्टीव रोजर एक सुपर सोल्जर बन गया था, लेकिन यूएस गवर्नमेंट को सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसे कई सोल्जर्स की जरूरत थी। लेकिन डॉक्टर रेस्किन और वो सीरम ना होने की वजह से अब कोई भी सुपर सोल्जर नहीं बन सकता था। मिलिट्री वाले स्टीव को छोड़कर चले जाते हैं ताकि साइंटिस्ट उसकी स्टडी करके वो सीरम दोबारा बना लें, और जब तक वो सीरम नहीं बन जाता तब तक स्टीव को एक नया काम दिया जाता है। उसे कैप्टन अमेरिका नाम देकर उसे वॉर बॉन्ड्स बेचने लगाया जाता है, जिससे जंग के लिए पैसे जमा किए जाते थे। स्टीव रोजर्स अब कैप्टन अमेरिका के नाम से एक सेलिब्रिटी बन चुका था, लेकिन उसे इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो मैदान में असली जंग लड़ना चाहता था। एक बार जब स्टीव इटली में एक शो करने के लिए गया था, तब उसे पता चलता है कि उसका एक दोस्त बकी बांस, जो कि हाइड्रा के खिलाफ जंग करने के लिए गया था, और वो तब से लापता है। अपने इस खास दोस्त बकी बांस को ढूंढने के लिए वो हाइड्रा के अड्डे पे अकेला चला जाता है। वहाँ वो बकी के साथ साथ अपनी मिलिट्री के बहुत सारे सोल्जर्स को छुड़वा लेता है। और जब रेड स्कल अपनी फौज को कमजोर होते देखता है तो वो खुद ही अपने इस अड्डे को बॉम्ब से उड़ा देता है ताकि दुश्मनों को इनके राज ना पता लग सके। फिर रेड स्कल और आनियम जोला वहाँ से भाग जाते हैं और स्टीव सभी सोल्जर्स को बचाकर वापस आ जाता है। उसकी इस बहादुरी की वजह से उसे मिलिट्री में शामिल कर दिया जाता है और उसे कैप्टन का रैंक दिया जाता है। फिर स्टीव हॉवर्ड स्टार्क से एक नई शील्ड और एक नया यूनिफॉर्म लेकर जंग के लिए तैयार हो जाता है। वो कुछ सोल्जर्स की एक टीम बनाकर हाइड्रा के कई अड्डों को तबाह कर देता है। फिर 1945 में यूएस मिलिट्री को आनियम जोला की लोकेशन पता लगती है। फिर कैप्टन उसे पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ एक चलती हुई ट्रेन पर सवार हो जाता है। वो लोग डॉक्टर जोला को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन
लेकिन बकी बार्न्स ट्रेन से नीचे गिर जाता है। फिर डॉक्टर जोला से पूछताछ के दौरान मिलिट्री को पता लगता है कि रेड स्कल अमेरिका के कई बड़े शहरों पर बॉम्ब गिराने वाला है। इसलिए रेड स्कल को रोकने के लिए कैप्टन अपनी टीम के साथ हाइड्रा के हेडक्वार्टर पहुंचता है, लेकिन रेड स्कल एक प्लेन में बॉम्ब रखकर और टेसरिक क्यूब रखकर वहां से भाग जाता है। उसका पीछा करते हुए कैप्टन उस प्लेन में घुस जाता है। वहां पर जब उन दोनों के दरमियान फाइट होती है, इस फाइट से टेसरिक क्यूब का कंटेनर खराब हो जाता है और जब रेड स्कल टेसरिक को अपने हाथ में लेता है, वो एक वार्म होल की मदद से वो एक दूसरे प्लेनेट पर टेलीपोर्ट हो जाता है। रेड स्कल के बुरे कामों की वजह से उसे एक सजा मिली, वो एक वॉर्मियर नामी प्लेनेट पर कैद हो गया। रेड स्कल के गायब होने के बाद टेसरिक क्यूब प्लेन से नीचे गिर जाता है। अब कैप्टन अकेले इस न्यूक्लियर बॉम्ब से भरे हुए प्लेन पर सवार था। उस प्लेन को शहर में उतारना बहुत रिस्की काम था, इसलिए कैप्टन ने इस प्लेन को बहुत दूर ले जाकर आर्कटिक में लैंड करता है। वहाँ बर्फीले पहाड़ों में वो प्लेन जम जाता है और बॉम्ब्स काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन प्लेन के साथ साथ कैप्टन अमेरिका भी बर्फ में जम गया था। गवर्नमेंट उसको ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर उन्हें टेसरिक क्यूब तो मिल जाता है, लेकिन स्टीव का कहीं पता नहीं चलता। फिर 66 साल बाद यानी कि सन 2011 में आर्कटिक में कुछ साइंटिस्ट को वो प्लेन मिल जाता है और उस प्लेन के अंदर उन्हें कैप्टन अमेरिका की जमी हुई बॉडी मिलती है। लेकिन कमाल की बात ये थी कि वो अभी तक जिंदा था। सुपर सोल्जर सीरम की वजह से इतने साल बर्फ में रहने के बावजूद स्टीव ना तो मरा था और ना ही उसकी उम्र बड़ी थी। फिर शील्ड के लोग कैप्टन को संभालने की जिम्मेदारी लेते हैं और वो उसे ठीक करके एक ऐसे हॉस्पिटल में रखते हैं जहाँ का एनवायरनमेंट सन 1940 के जैसा था, ताकि जब स्टीव को होश आए तो वो नया जमाना देखकर घबराए नहीं। लेकिन जब उसे होश आता है तो उसे महसूस होता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। जब वो वहाँ से बाहर आता है, वो खुद को एक नई दुनिया में पाता है। फिर शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी स्टीव को बताते हैं कि वो तकरीबन 70 साल से होश में नहीं था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया है कि निक फ्यूरी स्टीव से मिलने आते हैं और वो उससे बोलते हैं कि दुनिया खतरे में है और उन्हें कैप्टन अमेरिका की जरूरत है। और फिर हमें दी एवेंजर्स मूवी की एक झलक दिखाई जाती है। इस सीन के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर मूवी की फुल स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।